हेलो फ्रेंड, तो आपके सामने ये बेसिक मैथमेटिक्स क्लास 10th का ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। प्रीवियस ईयर में ये पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो जो पूछे गए हैं उनमें से कुछ ईयर्स के मैंने क्वेश्चंस लिए हैं, कुछ और भी हैं जो नेक्स्ट वीडियो में हम आपके सामने लेकर आएंगे। अब देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन ऑप्शनल है। ठीक है, फटाफट हम कर सकते हैं। देखो x प्लस वाई की वैल्यू पूछा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे ना तो ये आपको ऑलरेडी आपको क्लियर होते जाएगा। सिंपल से क्या करना, इन दोनों का मल्टीपल y हो जाता है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 4 होगी। इन दोनों का मल्टीपल जो होगा वो x होगा, मतलब x इक्वल टू क्या हो गया, थोड़ा सा देखो 5y हो गया। अब देखो y की वैल्यू हमने यहाँ पे ऑलरेडी फाइंड आउट किया है, तो यहाँ पर 5 इंटू वाई 4 कर दोगे तो कितना हो गया 20। x की वैल्यू 20 आ गया, y की वैल्यू 4। अब पूछा क्या है x प्लस वाई, तो x प्लस वाई में x की वैल्यू 20, y की वैल्यू 4 कर दोगे तो 24 हो जाएगा। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका आंसर सी हो जाएगा। क्लियर, फटाफट हम उसको क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की अगर मैं बात करूं, एचसीएफ पूछ रहा है 15 का और 35। देखो 15 के टेबल में 35 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा ना। देखो करने का फटाफट मैं टेक्निक बता रहा हूँ। देखो 5 तो 5 ही होगा, 15 का 5 इंटू 3 हो जाएगा, और अगर 35 का करोगे तो 5 इंटू 7 होगा। अब इनमें कॉमन जो होता है वही एचसीएफ हो जाता है, तो क्या आ गया कॉमन 5। तो ये आपका जो 5 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, फटाफट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि P एंड Q आर द पॉजिटिव इंटीजर वेयर P इक्वल टू ए बी स्क्वायर देखे रखा है। ठीक है, P की वैल्यू क्या दिख रहा है, ए बी स्क्वायर दिखा है, और दोनों P और Q, और Q भी दिया है ए क्यू बी, वेयर ए एंड बी आर द प्लेस नंबर देन एलसीएम। ठीक है, पी क्यू, अभी देखो प्लेस नंबर है। ठीक है, अभी आपको प्लेस नंबर है, ध्यान देना कि ये क्या है, प्लेस नंबर है। ठीक है, देन एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होता है, देखो इनमें जो हाईएस्ट कॉमन होता है वही ले लेते हैं। हाईएस्ट जो कॉमन होता है वो हम ले लेते हैं। देखो इन दोनों में से अगर मैं कॉमन की बात करूं, यहां से और यहां से, ए में ए क्यूब है, बी में हाईएस्ट पावर कौन सा है, बी स्क्वायर, यही उनका एलसीएम हो जाता है। और ये कहां पर है, ये आप देखिए, ये सी वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पर आपको एलसीएम बताना है, इसका एलसीएम बताना है किसका, 23, 35 और 46। देखो एलसीएम निकालने के लिए मैंने सिंपल सा टेक्निक, देखो 23 का फैक्टर निकालोगे तो 1 इंटू 23 होगा क्योंकि ये प्राइम है। 35 का निकालोगे तो क्या आएगा, 5 इंटू 7 आ जाता है, और 46 का निकालोगे तो देखो 2 इंटू 23 हो जाए, 23 टू जाए। अब देखो इनमें से, इन तीनों में से आपको कॉमन क्या दिख रहा है, पहला तो ये 23 दिख रहा है। ठीक है, फिर बाद में 5 दिख रहा है, फिर 7 दिख रहा है और 2 दिख रहा है। तो इन सब का मल्टीपल कर लो। ठीक है, इन सब का मल्टीपल कर लेंगे तो आ जाएगा। देखो 2 7 जा 14 और 14 5 जा 70, 23 इंटू 70 कर लो, 0 3 7 3 जा 21, 0 तो रहेगा ही, और 7 2 जा 14 और 2 16, इतना आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हो 1610, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चन होते हैं। हालांकि आपको अगर देखोगे तो फिल इन द ब्लैंक में आपको आंसर दिए रहेंगे, बट निकालने का टेक्निक बता रहा हूँ। प्राइम फैक्टराइजेशन से आप निकालोगे। ठीक है, जितने भी आपको कॉमन दिख रहे हैं वो रहेगा, और प्लस जो कॉमन नहीं है उन सब का मल्टीप्लीकेशन जो होगा वो आपका एलसीएम आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एचसीएफ की बात कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ क्या बोला, 10 और 15 का एचसीएफ बताओ। वो दे दिया है 2a+1 है। ठीक है, अब इनका अगर एचसीएफ मैं निकालने जाऊँ, इनका अगर एचसीएफ मैं निकालूं कितना होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो इस तरीके का आपको फिल इन द ब्लैंक से आंसर देगा, इन्हीं में से कोई एक है। अब देखो अगर मैं 10 और 15 का आंसर निकालू तो 5 के टेबल में दोनों आ रहे हैं, 10 के टेबल में तो दोनों नहीं आ रहे, 5 के आ रहे हैं मिनिमम, तो 5 हो गया। और 2a+1 इक्वल टू 5 प्लस 1 उस तरफ जाएगा, देखो 2a+1 इक्वल टू 5 है, तो 2a इक्वल टू ये 1 उधर गया माइनस होगा, तो 5 माइनस 1 4 हो गया ये। और 2a है तो 2 डिवाइड कर दोगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, a की वैल्यू 2, तो ये आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाता है। फटाफट आप इस तरीके से लिख सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की मैं बात करूं, द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। देखो प्रोडक्ट की बात करें, प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपन ए होता है। इसमें सी क्या है, ये 2 है, और ए क्या है 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो 2/1 2 होगा, और कौन सा आंसर है, ये ए ऑप्शन है। ठीक है, तो आप वो आराम से लिख सकते हो जैसे जैसा मैंने बताया। देखो लिखने का टेक्निक क्या करोगे, जब आपके सामने आंसर शीट मिलेगा तो मैं यहाँ पर आंसर शीट किस तरीके से आपको लिखना है वो आपको टेक्निक बता देता हूँ। सबसे पहले क्या कर लेना, क्वेश्चन नंबर 1 और आंसर ऐसे लिख देना, और इसका आंसर क्या आया था 24, सी आया था, सी ऐसे ऑप्शन लिखना और लिख देना 24। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2, आंसर ऐसे लिखना, और इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में फिल इन द ब्लैंक था और आंसर ए ऑप्शन था, ये भी एमसीक्यू था, ए ऑप्शन था 5। ठीक है, ये आ गया था। क्वेश्चन नंबर 3 में बी ऑप्शन था, सी ऑप्शन आया था। क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे डालना, आंसर ऐसे लिखना, और सी ऑप्शन में क्या आंसर था, ए क्यू बी स्क्वायर होगा। वैसे क्वेश्चन नंबर 4 लिखना, ऐसे आंसर लिखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा आंसर आया था 1610, 1610। क्वेश्चन नंबर 5 का अगर आंसर लिखना होगा तो किस तरीके से लिखोगे,
क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर 2 आया था ना, तो सिर्फ डायरेक्ट आपको 2 लिखना है क्योंकि यहाँ पर तो ऑप्शन है नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 6 इस तरीके से लिखोगे। आपको ये लिखना है, सोल्यूशन तो आपको राइट रफ वर्क में करना है। ये 1 मार्क का क्वेश्चन जो बता रहा हूँ उसमें, इसमें देखो 6 में कौन सा आंसर, ए आंसर आया था 2, ठीक है। ए आंसर ऐसे लिखना और 2 लिख देना। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे तो कैसे लिखोगे वो भी मैं आपको यहाँ पर बताते जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर मैं बात करूँ तो क्या बोला, अल्फा बीटा 0 है और ये उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपन ए होता है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही है। तो माइनस बी अपन ए कौन सा है, ए है। माइनस बी अपन ए कौन सा है, ए है। तो यहाँ पर लिख लोगे क्वेश्चन नंबर, अच्छा लिखा ये है कौन सा, ए ऑप्शन है। और क्या है, माइनस बी अपन ए, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है, द ग्राफ y इक्वल टू पी एक्स की बात कर रहा है। बिलो द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पी एक्स। अब देखो पी एक्स एक्स के फॉर्म में वेरिएबल, और ये आपको एक्स एक्सिस पे कितने प्लेस पे काट रहा है, एक भी प्लेस पे नहीं काट रहा है। इसका मतलब इसके जीरोज कितने होंगे, ये होगा डी ऑप्शन होगा। तो इसका डी ऑप्शन होगा और 0 होगा। क्लियर। एक्स देखो y इक्वल टू पी एक्स हो तो एक्स एक्सिस पे नोट डाउन करनी है। अगर x इक्वल टू पी वाई हो, पी वाई का मतलब पॉलिनोमियल y के फॉर्म में है, तो वो y एक्सिस को कितने एक्सिस पे कट करता है ये ध्यान देना है, ठीक है। देखो मेरी बातों पे ध्यान देना, हर चीज में आपको देखो, यहाँ पर आप x को देखोगे कितने प्लेस पे काट रहा है। अगर ऐसा दिया हो y x इक्वल टू पी वाई, मतलब आपको वेरिएबल पी वाई के फॉर्म में है, तब y को देखना कि ये y को कितने प्लेस पे काटता है। y एक्सिस ये है, ये y एक्सिस होता है और ये x एक्सिस होता है, ये y और ये x होता है। तो y एक्सिस पे जितनी जगह पे इंटरसेक्ट करेगा वो उसका 0 हो जाएगा, ये ध्यान में रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के आंसर की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 बोला है कि फॉर द गिवन, देखो यहाँ पे आ भी गया y इक्वल टू पी एक्स, अच्छा पी एक्स ही है, तो x एक्सिस को कितने प्लेस पे कट रहा है, एक तो आपका यहाँ पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे कट कर रहा है, दो जगह पे कट कर रहा है कि नहीं। एक तो आपका रेड कलर से बता दें यहाँ पे, और एक यहाँ पर, दो जगह पे कट कर रहा है, तो इसके जीरोज कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बी और कितने हैं 2। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला, द ग्राफ ऑफ पी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज अ। अब देखो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, क्वाड्रेटिक देखो एक्स स्क्वायर आ गया ना, क्वाड्रेटिक है, तो उसका जो ग्राफ होगा वो पैराबोला होगा। कैसा होगा, पैराबोला होगा। तो यहाँ पर सीधे डायरेक्ट आपको क्या लिखना है, पैराबोला लिखना है, पैराबोला। ये आपका आंसर है। ये जो मैंने आपके सामने ये जो लिख के बता रहा हूँ ना, ये सब आंसर शीट है आपका, इसमें इसी तरीके से लिखना है। समझ में आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 की जब बात करेंगे तो फॉर द गिवन पेयर लीनियर इक्वेशन की बात कर रहा है। एक तो ये इक्वेशन दिया है और एक आपके पास इक्वेशन दिया है। बोला ए जो है वो x है और b जो है y है। देखो a और b की वैल्यू ही पूछ रहा है, x और y की वैल्यू पूछ रहा है, मतलब a और b की वैल्यू पूछ रहा है। तो कैसे फाइंड आउट करोगे, कैसे, देखो मैं यहीं पे बता देता हूँ। देखो एक तो है आपका a प्लस बी इक्वल टू 2, एक है a माइनस बी इक्वल टू 4। अब दोनों को अगर ऐड कर दो तो ये कैंसिल, प्लस माइनस है, ये 2 ये हो गया, इधर 6 हो गया। a की वैल्यू कितनी आ गया, 6 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 3 आ गया। a की वैल्यू 3 किधर है, मतलब x की वैल्यू 3 किधर है, एक तो यहाँ पर है और यहाँ पर है, एक तो यहाँ पर है और यहाँ पे। अब इन दोनों में कौन सा आंसर होगा। अब b की वैल्यू पुट करो, a की वैल्यू अगर इसमें पुट कर दिया जाए, अगर a की वैल्यू 2 मैंने 3 इधर पुट कर दिया, तो b की वैल्यू 2 कब आएगी, जब -1 होगी तभी तो होगा। देखो a प्लस बी इक्वल टू 2 है, अब a की वैल्यू 3 आ गई, तो b की वैल्यू क्या होगी, इधर 2, b इधर जाएगा, 3 इधर जाएगा, तो 2 माइनस 3 होगा, तो b की वैल्यू कितना आ गया, -1। तो b की वैल्यू -1 कितने, मतलब y की वैल्यू -1, तो d ऑप्शन हो जाता है, ये वाला नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर d लिखोगे और क्या वैल्यू आ गया, x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू -1। ठीक है, y इक्वल टू -1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। एक मार्क्स को ये पूरा का पूरा हमने कंप्लीट करना है। टोटल आई थिंक 50 प्लस क्वेश्चन है, 50 प्लस क्वेश्चन है, 50 प्लस क्वेश्चन को हमें कंप्लीट करना है। देखिए यहाँ पे क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। द पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 एंड 4x प्लस 6y माइनस 10 इक्वल टू 0। तो सोल्यूशन क्या होगा, देखो दोनों को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 2x प्लस 3y, 5 को अंदर ले लो, -5 इक्वल टू 0। एक है आपका 4x प्लस 6y माइनस 10 इक्वल टू 0। अब थोड़ा यहाँ पे ध्यान दो, कंडीशन क्या मैंने बताया था, कंडीशन आपका कि a1 अपन a2 निकाल लो। a1 अपन a2 जब ऐसे निकालोगे तो a1 में 2 है और a2 में 4 है, ये कितना आ गया 1/2। सब में देखोगे 2 का मल्टीपल ही हुआ है, इधर 2 का मल्टीपल कर दिए तो ये आ गया। मतलब इसका क्या हुआ है, सबका रेशियो क्या है, सेम है। जब रेशियो a1 अपन a2 इक्वल टू b1 अपन b2 प्लस इक्वल टू c1 अपन c2 होता है तो ये कॉन्स्टेंट लाइन होती है। कॉन्स्टेंट लाइन के कितने सोल्यूशन होते हैं, कॉन्स्टेंट लाइन के इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होते हैं। तो यहाँ का आंसर क्या हो गया, ए आंसर है और क्या है, इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनिटी, इन्फिनिटी होती है, इन्फिनिटी होती है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, 12 तक हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर लिखेंगे। ठीक है, क्या आंसर आएगा देखिए,
द लाइन रिप्रेजेंटिंग द पेयर ऑफ इक्वेशन आर डैश एंड डैश आर पैरेलल। मतलब यहाँ पे बताना है कि कौन से दो लाइन जो हैं वो पैरेलल हैं। पैरेलल के लिए क्या कंडीशन है, देखो ये x का डबल है, ये 2 का डबल है, ये 4 का डबल नहीं है, तो ये तो हो जा रहा है, करेक्ट है सीधा, क्योंकि 4 2 8 होना चाहिए, यहाँ पर 12 है। यहाँ देख लो x का 3 गुना है, यहाँ 2 का 3 गुना नहीं है, तो ये तो कोई सी गलत। यहाँ पे देख लो ये 2 का ये 2 गुना है, तो 3 का डबल गुना 6 भी है, ये 9 का 18 भी है, तो ये कॉन्सिडेंट लाइन पैरेलल लाइन नहीं है। यहाँ पे भी 9 2 जा 3 2 जा 6 और 12 2 जा 24, ये भी कॉन्सिडेंट है, पैरेलल लाइन का नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है। तो ए ऑप्शन मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ऑप्शन ए यहाँ पे लिखोगे और वैल्यू भी लिखोगे, ठीक है। क्या दिया हुआ, x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 और कॉमा डाल के 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। कंडीशन यही है कि a1 अपन a2 इक्वल टू b1 अपन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपन c2 होना चाहिए, और a वाले कंडीशन में दिख रहा है ये हमें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पर 14 डाल देते हैं, 14 का भी देख लेते हैं। देखो ग्राफिकली द पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस रिप्रेजेंटेड टू लाइन। अब ये कैसी लाइन होंगी, तो देखो 3 प्रकार की लाइन बताया था, इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन, कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है। कंडीशन आपको पता ही है, देख लो यहाँ पर देखो इसका 2 का डबल ये 6 दिख रहा है, अरे 3 बार में मल्टीपल, यहाँ 1 का साइन सेम है, 1 का मल्टीपल 3 बार में सही है। यहाँ 9 का मल्टीपल 10 नहीं आएगा, मतलब ये किसकी बता रहा है, पैरेलल लाइन की कंडीशन बता रहा है। और पैरेलल लाइन कहाँ पे है भाई, डी ऑप्शन है, ठीक है। देख लेना वही कंडीशन है, वही कंडीशन है, तो यहाँ पर आपको 40 नंबर में डी ऑप्शन आ जाएगा, डी ऑप्शन। और क्या दिया है, पैरेलल, बैठ जाएगा। चलिए यहाँ पर ट्रू फॉल्स का एक क्वेश्चन आ गया है, क्या है, ये पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल में एक्स वाई के फॉर्म में, और लीनियर इक्वेशन है मतलब पावर 1 ही होगा, डज नॉट हैव एनी सोल्यूशन, मतलब पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन है, देन इट इज इनकंसिस्टेंस ऑफ ए पीरियड लाइन। वो पैरेलल लाइन होगा तो इनकंसिस्टेंट होगा, मतलब ट्रू है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर मैंने 50 लिखा और आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। ये इस तरीके से आपने लिख देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पे आ गया। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला है, देखो ये दिया है और ये दिया है, ये ऐसे क्वेश्चन मैंने कई बार बोला है कि ये क्वेश्चन से आपने ध्यान दे देना कि जब भी इस तरीके, देखो आप देखो यहाँ x के साथ 13 है ना, तो यहाँ y के साथ 13 दिया होगा, यहाँ y के साथ 19 है ना, तो यहाँ x के साथ 19 दिया होगा, और इन दोनों का एडिशन सेम ही आएगा, ठीक है। तो मैं आपको इसका टेक्निक बता देता हूँ, ठीक है। 13 और 19 है ना, इस तरीके का क्वेश्चन दिया हो, देखो 13x प्लस 19y इक्वल टू 70 दिया था, और 19x प्लस 13y इक्वल टू कितना दिया था, देख लेते हैं एक बार। अच्छा पहले वाले में 90 और दूसरे वाले में 70, ये 90 है और ये 70 है। देखो ऐड अगर कर दो तो ये 30 19 कितना हो जाएगा, 3 9 12, और ये 32 हो रहा, 32x और 32y इक्वल टू ये कितना हो जा रहा है 160, ठीक है। तो 32 कॉमन कर लो तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया 160, और ये 32 डिवाइड कर दो, x प्लस वाई मल्टीपल है ना 32, इधर 160 डिवाइड बाई 32 कितनी बार में कटेगा, देखो अगर मैंने इसका हाफ कर दिया तो 80 और इसका हाफ कर दिया तो 16, और 16 5 जा 5 आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाता है 5, ठीक है। क्या आंसर हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ पर डायरेक्ट आपको, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक है तो डायरेक्ट आंसर लिख देना, इसका आंसर 5 आ जाता है, ठीक है। ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ हेडिंग डाल देते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, इसका आंसर लिखना है। देखो क्या बोला है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अच्छे समझ में आता है। फॉर्मूला टू फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये वाला दिख रहा है बी वाला, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ऐसा कोई है और कोई नहीं है, तो ये हमारा बी हो जाता है ऑप्शन, ऑप्शन बी क्या हो गया, बी स्क्वायर, डी इक्वल टू है ना, जैसा है एज इट इज लिखो, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, क्लियर, ये ध्यान में रखेंगे। अच्छा यहाँ पे बोला डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंपल सा ये डी का फॉर्मूला है। अब यहाँ से ए बी सी की वैल्यू उसमें पुट कर दो। देखो क्वेश्चन नंबर 18 की अगर मैं बात करूँ तो दिया क्या है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में वैल्यू डायरेक्ट पुट करना है, डायरेक्ट वैल्यू ही तो पुट करना है, डी की वैल्यू बोल रहा है ना, तो मैं इसको कहाँ पे बताऊँ, इधर साइड में बता देता हूँ, इधर जैसे मैंने सॉल्व किया था। देखो डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac है, पहले तो आपको ये पता रहना पड़ेगा कि यहाँ से ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है। 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 है ना, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 है, मतलब आपका b की वैल्यू -6 है, a की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू 2 है, ये 36 हो गया। यहाँ पे 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, आ कितना गया 12 आ गया, तो 12 कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पे देखेंगे 12 बी ऑप्शन है, ठीक है, लिख लेंगे यहाँ पे बी ऑप्शन कितना आ गया 12, ओके।
ओके चलिए 18 हो गया। 19 पे चलते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। देखो यहाँ ट्रू और फॉल्स बताना है। क्या दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दिया है इक्वल टू 0 और इसका सोल्यूशन बोल रहा है कि 3 और 4 है। ठीक है, सोल्यूशन में 3 और 4 वाला, तो सिंपल सा आप इसको फॉर्मूला अप्लाई करके और फाइंड आउट कर सकते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूले में डाल दें, इसको पहले साफ कर देते हैं। ठीक है, मैं जो बताया हूँ साफ कर दिया। चलिए अभी ये आपके सामने इक्वेशन है, क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। देखो x की वैल्यू इक्वल टू 0 है, x की वैल्यू होती है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपन 2a। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दें, अगर मैं d की वैल्यू फाइंड आउट करूँ यहाँ से, इसकी वैल्यू d इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी क्या है, माइनस 7 का स्क्वायर, माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है 1 और ये सी की वैल्यू 12 है। ठीक है, करिए 49 हो गया और 12 फोर 48 आ गया कितना 1, यहाँ रख दो। यहाँ पे आपका माइनस, यहाँ माइनस 7 प्लस माइनस बी की वैल्यू यहाँ 1 और 2a मतलब 2 इंटू 1 कितना जा रहा है, यहाँ पर तो 7 हो गया प्लस माइनस यहाँ 1 हो गया और 2 हो गया। एक बार 7 प्लस 1 2 करोगे और एक बार 7 माइनस 1 अपन 2 करोगे। यहाँ से देखो 7 प्लस 1 8, 8 डिवाइड बाई 2 करोगे तो 4 आ गया और यहाँ 7 माइनस 1 6, 6 डिवाइड बाई 2 करोगे तो 3 आ गया। तो 4 और 3, यहाँ सोल्यूशन जो बोल रहा है वो 4 अपन 3 है, 4 और 3 है, 3 और 4 है, इसका मतलब ये क्या है, करेक्ट है, ट्रू है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे डालोगे और आंसर में आपने क्या लिख देना है, ट्रू लिख देना है। क्लियर, समझ में आ रहा है, ट्रू। हर एक क्वेश्चन करने वाले हैं, एक भी क्वेश्चन छोड़ेंगे हमने नहीं। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोला, डिस्क्रिमिनेंट की बात किया है, इसका डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो कौन सा होगा। ठीक है, वही डिस्क्रिमिनेंट जैसे फाइंड आउट करते थे। देखो डी इक्वल टू क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ बी क्या होता है, जो 12x है ना, x के साथ जो मल्टीपल होता है कितना है, माइनस 12 स्क्वायर स्क्वायर माइनस 4। ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का 4 है और सी क्या होता है, कॉन्स्टेंट टर्म 9, 9 हो गया। 12 का 144 हो गया, यहाँ पे 4 4 जा 16 और 16 9 जा कितना होता है, 16 9 जा देखोगे तो 144 ही होता है। 144 माइनस 144 जीरो आ जाता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, कौन सा आंसर हो गया, जीरो। ठीक है, ये ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, अब इसको मैं क्या कर लेता हूँ, रफ कर लेता हूँ, दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व करने में आसान रहेगा। आप वीडियो को पॉज करके उसको लिख सकते हो। ठीक है, ऑलरेडी मैंने मतलब किया ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। क्वेश्चन नंबर हम 30 को देख लेते हैं, 31 को देख लेते हैं। रूट पता करना है इसका, रूट अगर बी स्क्वायर की वैल्यू, देखो स्टेट द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्टेटमेंट देना है ना, तो यहाँ पर अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 मतलब डी इज ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव है तो क्या होगा, ये तो स्टेटमेंट देना है ना, इसका रूट जो होगा यहाँ पे लिखोगे क्वेश्चन नंबर 21। ये तो आपको स्टेटमेंट ही देना है, क्या लिखना है, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट। ठीक है, ये हो गया, समझ में आ गया, ये आपको लिखना है, रूट्स आर रियल, स्टेटमेंट यही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की अगर बात करेंगे तो क्या बोला है, वाई स्क्वायर प्लस 1 इज बोला है, मतलब क्या, ये और ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। देखो इसको सॉल्व कर लेने का, कैसे सॉल्व करोगे मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। सॉल्व कैसे करोगे, देखो देखो इसको पूरा सोल्यूशन करने पे अगर स्क्वायर का टर्म आ रहा है, मतलब उसकी डिग्री अगर 2 रह रही है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज नहीं है। देखो y प्लस 1 का होल स्क्वायर है फिर इक्वल टू 2y माइनस 3। देखो y प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ay होगा, 2a की जगह y है, 2y1 होगा, ये हो गया, और इधर 2 इंटू वाई 2y और 2 3 यहाँ पर 6 हो गया। देखो यहाँ y स्क्वायर है, यहाँ 1 का 1 ही है और ये 2y है और इधर भी 2y है माइनस 6 है। देखो 2y प्लस कैंसिल, ये माइनस 6 इधर आएगा तो प्लस 6 होगा और ये 1 ऐड हो जाएगा तो वाई स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। तो वाई स्क्वायर टर्म है ना, एक फाइनल सोल्यूशन में देखो वाई स्क्वायर टर्म है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे क्वेश्चन नंबर 22 में आंसर में, यस 8, यस में टी लगा दिया है, यस इट इज क्वाड्रेटिक। ठीक है, वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर लेते हैं, एपी से रिलेटेड आ गया। ठीक है, 5वां चैप्टर आ गया यहाँ पे। अब ये 5वां चैप्टर में बोला कि nth टर्म ऑफ द एपी, फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए ही दिख रहा है, पहला ही दिख रहा है। ठीक है, तो हमारा ए ऑप्शन हो जाता है, तो मैंने यहाँ पे लिख लेना है ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23 आंसर में ए ऑप्शन है और फॉर्मूला क्या है वो लिख देंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 और मल्टीपल में t है, ये ध्यान देना। ठीक है, जल्दीबाजी में गड़बड़ कर देते हो आप लोग, प्लस माइनस का ध्यान नहीं रखते हो। चलिए
24 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 24 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉर एन एपी ए दिया है, डी दिया है और एन भी देख रहेगा, तो ए एन का फॉर्मूला डायरेक्ट यहाँ पे ए एन के फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देना है। ठीक है, मैं फॉर्मूले में वैल्यू पुट करूँ, देखो आपके पास जो फॉर्मूला है वो ये फॉर्मूला है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए की वैल्यू 7 देख रखा है, एन की वैल्यू 8 दिया है -1 और डी की वैल्यू 3 देख रखा है। ये 7 हो गया और ये 7 हो रहा है 8 - 1 और 7 3 जा 21, ऐड कर दिए तो 28 आ रहा है। 28 कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है, यहाँ पे लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 24 आंसर में डी होगा और कितना आ गया 28 आ गया। क्लियर, इस तरीके से आप सॉल्व करके बता सकते हो बहुत अच्छे से। ठीक है, चलो मैं इसको अभी लिख लिया होगा तो मैं इसको मिटा देता हूँ, वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो। ठीक है, वैसे ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन भी देखो जितने क्वेश्चन है ना ये सब के सब किसी न किसी ईयर में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वहीं से ये लिया हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्या दिया हुआ है। पहला देखो ये क्या बोला है, 3 कॉन्जुगेटिव टर्म बोला है, ये 3 कॉन्जुगेटिव टर्म है एपी के ही है और के की वैल्यू पूछा है, तो यहाँ पे देखो 3 दिए हुए हैं। एक तो आपका दिया हुआ है ये 2k + 1 दिया है, एक है 13 दिया है, एक है 5k - 3 दिया है। देखो तो डी आपको देखो एपी में जो डी होता है कॉमन डिफरेंस होता है, मतलब ये माइनस ये और ये माइनस ये की वैल्यू सेम होगी, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ देखो 13 - 2k + 1 और यहाँ पर 5k - 3 -13 हो जाएगा। सॉल्व कर लो इन्हीं को, देखो यहाँ 13 माइनस देखो तो -2k और इधर -1, इधर 5k - 3 और -13 -16 हो जाएगा। ठीक है, अब की वाले को इस तरफ कर लो, यहाँ -2k है ही है, ये आ जाएगा तो -5k, यहाँ 13 में से 1 माइनस हुआ तो 12 और 12 भी उधर चला गया। पहले तो इन दोनों को देखोगे तो कितना हो गया -16 और ये +12 इधर आके -12 हो गया। ये कितना हो गया -7k और इधर कितना हो गया 268 और ये 28, माइनस में होगा दोनों का माइनस कैंसिल, k = 28/7 होगा क्योंकि यहाँ 7 मल्टीपल है, डिवाइड कर दोगे तो k की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। यहाँ पे 4 कौन सा ऑप्शन है, 4 देखोगे तो बी ऑप्शन है, तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 25 आंसर बी और कितना है 4 आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अब ये थोड़ा जो सोल्यूशन है इसको आप क्या करो नोट डाउन कर लो, मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, क्लियर हो रहा है, आइडिया मिल रहा है आपको, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी देख रखा है, डी की वैल्यू ये देख रखा है कितना -6, देखो कॉमन डिफरेंस की बात कर रहा है ना एपी का, तो -6 देख रखा है और इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो देखो A16 - A12 क्या होता है, देखो A16 को क्या लिख सकते हैं A + 15D, ये लिखते हैं ना, एक कम डी हो जाता है और माइनस लिखोगे इसको ब्रैकेट में लिखना A + 11D हो जाएगा 12 का, यहाँ पर A + 15D हो गया और यहाँ -A हो गया, यहाँ -11D हो गया। इसको सॉल्व कर देखो, A से तो A कैंसिल हो गया, 15D में से 11D कर दिया तो 4D और 4 × D की वैल्यू -6 रखा है, तो 4 6 जा 24 और माइनस है 24 आ गया, ये आंसर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तो डायरेक्ट आपको आंसर लिखना है, कितना लिखना है, क्वेश्चन नंबर 26 आंसर कितना आया -24, ये आंसर लिख देना है। ठीक है, क्लियर, सोल्यूशन के साथ ये सारा कुछ आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ कि ताकि आप बेस्ट बन सको। क्लियर ना, अब यहाँ पे कॉमन डिफरेंट पूछा है, एपी है ही है तो एक ही जगह से खाली कर लो, यहाँ 7 - 3 कर दो 4 आ गया, सीधा सीधा हो गया, 7 - 3 कर दिया आपका 4 आ गया। क्लियर ना, कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इज पूछा है तो कितना आ गया 4 हो गया, तो यहाँ पर भी आंसर लिख लो, क्वेश्चन नंबर 27 ना क्या 4 आ गया, पता ही चल जाता है किसी भी दो वैल्यू को आगे वाली वैल्यू में से पीछे वाली वैल्यू माइनस कर देना तो ये आ जाएगा। देखो ऑल स्क्वायर्स जो होते हैं, सभी स्क्वायर जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं, कॉन्ग्रुएंट किसी एक कंडीशन पे हो सकता है बट सिमिलर तो हर कंडीशन में होगा, तो इसका आंसर आ जाता है सिमिलर। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 का सिमिलर लिख देंगे, क्या होगा सिमिलर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी एक्स वाई फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से देखो कभी भी देखो कि कोई भी पॉइंट का ओरिजिन से जब भी बात करेगा ना तो अंडर रूट जो भी पॉइंट होगा उसका स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर, दोनों कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, तो ये बी ऑप्शन ध्यान देना। देखो कैसे है मैं एक बार समझा देता हूँ, यही पे समझा देता हूँ। जैसे आपके पास ये है, मान लो ये पी पॉइंट है, ठीक है, ये ओरिजिन है आपका 0 0, यहाँ पे पी पॉइंट है, मान लो कि ये एक्स है, यहाँ से ये डिस्टेंस एक्स है और ये डिस्टेंस y है, तो ये y कोऑर्डिनेट, ये p पॉइंट मिल गया। ये डिस्टेंस की बात कर रहा है, ये डिस्टेंस OP डिस्टेंस की बात कर रहा है, तो आपको तो ऑलरेडी OP डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर करोगे। देखो यहाँ पे कंडीशन क्या होता है, 0 - x का होल स्क्वायर और यहाँ पे 0 - y का होल स्क्वायर,
तो यहाँ पे क्या बच रहा है, देखो एक्स स्क्वायर ही बच रहा है ना, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, यहाँ पे भी माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर हुआ। तो ये थोड़ा सा आपने ध्यान में रखना है, मैं इसको नोट डाउन कर लेना, ये आपको समझाने के लिए बताया, मैं इसको रब कर दे रहा हूँ, ठीक है, ध्यान देना। क्लियर, बात क्लियर हो गई। चलिए, तो इसका आंसर बी है, मैं यहाँ पे बी लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 29 आंसर बी है, और वैल्यू क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक बार देखोगे, रिपीट करोगे ना, तभी ज़्यादा समझ में आएगा जितना मैं बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 में भी कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बोला क्या, डिस्टेंस एम बोला है फ्रॉम द ओरिजिन, ये भले ही पॉइंट एम बोला हो, लेकिन क्या है, इसकी कोऑर्डिनेट दिया है, ओरिजिन से ही बोल रहा है, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये भी बी ऑप्शन हो जाएगा। ये तो सीधा सीधा रिपीटेड एकदम है, एकदम रिपीटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का भी आंसर और बी प्लेस पे ही है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। यहाँ 2 पॉइंट हैं, इनके बीच का डिस्टेंस बोल रहा है। देखो चैप्टर नंबर 7 पे हम चले गए, चैप्टर नंबर 7 पे आ गए, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है ए और बी के। तो देखिए डायरेक्ट फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे, अभी अभी हमने किए। देखो अगर ए बी का डिस्टेंस पता करना है तो क्या करेंगे, x1 क्या है 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस, और ये -2 है तो +2 का होल स्क्वायर, कितना हो गया, देखो ये तो हो गया, ये 8 का स्क्वायर हो रहा है, 8 बाहर आ गया तो 8 हो गया, स्क्वायर है तो बाहर आ जाएगा, 8 आ जाएगा, तो ये बी ऑप्शन, यहाँ पर भी आपका आंसर क्या आ जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 31 आंसर आपका बी, और कितनी वैल्यू है, 8 है। बाकी नीचे वाला मैं क्या कर देता हूँ, रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया। बाकी वीडियो पॉज करके वो जो सॉल्यूशन है वो आप लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। अच्छा देखो ये क्या है, मिड पॉइंट है, किसका, Q और R का, Q और R का ये मिड पॉइंट है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ M, ये जो M है वो वैल्यू पता करो। देखो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। मिड पॉइंट होता है क्या, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। अब देखो इसमें M किस में दिया हुआ, x कोऑर्डिनेट है ना, तो x कोऑर्डिनेट को इक्वल कर लो। यहाँ x कोऑर्डिनेट क्या है, m/2 है, और इसका x कोऑर्डिनेट क्या है, x1 क्या है -6, x2 क्या है -2 डिवाइडेड बाई 2 होता है। दोनों के नीचे 2 कैंसिल, m इक्वल टू क्या हो जाएगा, -6 और -2 कितना हो गया, -8। ठीक है, तो m की वैल्यू कितनी आ गई, -8। जो फाइंड आउट करना वही इक्वल करो ना। इसका आप फर्स्ट कोऑर्डिनेट x का है m/2 जिसमें m है, और इसका आप फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है, x1 प्लस x2, इन्हीं को इक्वल कर दो, दोनों को इक्वल कर दो। ठीक है, तो क्या आंसर आ गया, -8। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर क्या आ गया, m इक्वल टू -8। ठीक है, डायरेक्ट आंसर लिखना था ना, तो -8 आ रहा है ना, हाँ इसे लिख देंगे m इक्वल टू -8। अभी इसको मैं साफ कर दे रहा हूँ, ठीक है, आपने वीडियो को पॉज करके लिख लेना है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। 33 पे है एकदम आसान, क्या बोला 33, द रूट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट दिस ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, ठीक है, वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये पी पॉइंट और एम पॉइंट पे है। ठीक है, वाई एक्सिस पे अगर कोई भी होगा, जैसे मान लो कि ये वाई एक्सिस है, यहाँ पर एम है, और इसके परपेंडिकुलर कोई लाइन है, मान लो कि ये पी है, जिसका कोऑर्डिनेट दे के रखा है। अच्छा यहाँ पर इस तरफ होगा, इस तरफ होगा, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट माइनस में दिया ना, तो इस तरफ होगा, इस तरफ। ये आपका वाई एक्सिस है ना, देखो ना, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पर आपका m है, यहाँ पर p पॉइंट है जिसकी वैल्यू देखा है -3 और 2 दिया है। तो क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ m की वैल्यू बोल रहा है। अब देखो ये कितने हाइट पे है, ये कितनी हाइट है, 3 हाइट है ना, और यहाँ पर x कोऑर्डिनेट 0 होता है, 0 3 होगा कि नहीं, 0 3 होगा कि नहीं, तो m कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 0 3। समझोगे तो देखो ये ओके ओके, मिस्टेक, थोड़ा सा ध्यान देना। यहाँ पर ध्यान देना कि ये जो पहला वैल्यू है वो x की वैल्यू है, ये हॉरिजॉन्टल वाला है, ये वाला है, और वर्टिकल वाला जो है वो 2 है, ये 2 डिस्टेंस है वर्टिकल। y कोऑर्डिनेट देखेंगे ना, y कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट 2 होगा। क्लियर। तो यहाँ पर m की वैल्यू, सॉरी m जो है कैपिटल M, उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 2। बहुत इंपॉर्टेंट, देखो यहाँ पे मिस्टेक हो सकते थे, बहुत ब्लंडर मिस्टेक हो रहा था, तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे। ठीक है, अच्छा सबके ध्यान में आ गया, नहीं तो फटाफट वो बड़ा बड़ा मिस्टेक होता। चलो अच्छा है कि ध्यान में आ गया। चलिए अब 8 नंबर पे आ गए, अभी तक 7 पे थे, क्वेश्चन नंबर 34 से अभी चैप्टर 8 चालू हो गया। 34 उसका आंसर क्या होगा, थोड़ा देख लेते हैं। क्या दिया हुआ, देखो tan थीटा की वैल्यू दिया है, और इस कोऑर्डिनेट की वैल्यू पूछ रहा है। फटाफट हम क्या कर देंगे, देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन हो ना, तो ये जो पूछ रहा है ना, इसी को tan के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, फटाफट आ जाएगा, बड़ा आसान है। देखो क्या दिया हुआ, दिया है 5 sin थीटा -4 cos थीटा डिवाइडेड बाई 5 sin थीटा
प्लस 4, सॉरी कॉस थीटा खाली है। अच्छा मैं कॉस से सबको डिवाइड कर दूँ, ऊपर वाले को भी नीचे वाले को। देखो 5 साइन अपन कॉस क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो गया। और यहाँ पे कॉस अपन कॉस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पर भी 5 टेन थीटा, और यहाँ पे कॉस अपन कॉस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखते जाओ सोल्यूशन बड़ा आसानी से। देखो टेन थीटा की वैल्यू 4/5 है, और यहाँ पर -4 है, नीचे प्लस है। यहाँ पे 5 इंटू 4/5 प्लस 1 है। देखो 5 से कैंसिल, 4 - 4 जीरो हो जा रहा है। ठीक है, ऐसा कंडीशन जीरो हो जा रहा है। जब ऊपर की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो किसी भी वैल्यू से आप डिवाइड करोगे तो जीरो ही आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या देख लिया, जीरो आ गया, जीरो। ठीक है, क्लियर। चलिए अभी देख लीजिएगा सोल्यूशन, मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, 2-4 बार इसको रिवाइज करेंगे तो बहुत अच्छे से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, तो थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। वैसे यहाँ पर देखिए tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू देके रखा है 35 में tan स्क्वायर थीटा का। तो अब यहाँ पर हमने क्या कर देना, कन्वर्ट कर देना है। देखो इसी क्वेश्चन को 1 + sin थीटा 1 माइनस ए प्लस बी ए माइनस जी जैसा दिख रहा है, तो इसको क्या कर देंगे, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ए प्लस बी और ए माइनस बी का मल्टीपल क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही तो लिखा है, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। नीचे भी वैसे ही है, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। अच्छा देखो 1 - sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, आपने पढ़ के रखा है, पहला आइडेंटिटी है। और 1 - cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। अब देखो कॉस अपन साइन जो होता है वो कॉट होता है, तो कॉट स्क्वायर थीटा हो गया, और 1 ये tan स्क्वायर थीटा हो जाता है। अच्छा 1/tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, 8/7, 7 का ऊपर जाएगा तो ये 7/8 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 का, क्वेश्चन नंबर 35। ये सब मिटा दे रहा हूँ, कितना आ गया 7/8 आ रहा है, मतलब बीच वाली वैल्यू है, तो थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, क्या आ गया भाई, मैं लिख लेता हूँ बीच वाली वैल्यू, हाँ क्या है 7/8 है। तो मैं यहाँ पे लिख लिया क्वेश्चन नंबर 35 आंसर 7/8। क्लियर, समझ में आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोला है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आसानी से आ जाएगा, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। यहाँ पे देखो साइन थीटा इंटू टेन थीटा और प्लस कॉस थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। तो ये 8 चैप्टर की बात है, साइन थीटा इंटू ये टेन थीटा है, और कॉस थीटा एडिशन में है। देखिए साइन थीटा तो मैंने लिख दिया, और ये टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपान कॉस थीटा होता है, और यहाँ पे प्लस कॉस थीटा है। ऊपर क्या हो गया, थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो ऊपर क्या हो रहा है, ठीक है, ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया, नीचे कॉस थीटा है, और यहाँ पर कॉस थीटा है। अच्छा इसके नीचे अगर कॉस थीटा मुझे लाना हो तो ऊपर नीचे मुझे कॉस थीटा का मल्टीपल करना पड़ेगा। अब क्या हो गया, देखो ऊपर है यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, यहाँ पर ऊपर क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा अपान कॉस थीटा। इन दोनों को अगर ऐड करूंगा मैं तो ऊपर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे कॉस थीटा ही रहेगा, एलसीएम ले लिए तो। ऊपर देखो ये आइडेंटिटी है, उसकी वैल्यू 1 होती है, और ये कॉस थीटा। कॉस थीटा अगर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा। अब इनमें से जो आंसर हो वो हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर दिया था, सेक थीटा ना, तो सेक थीटा ये पहला वाला आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे सेक थीटा। ठीक है, अभी इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको क्या कर देता हूँ, रफ कर देता हूँ। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, इसको रफ कर दिया। देखो करते करते हैबिट होता है, मुझे कैसे आ रहा है क्योंकि मैं कर रहा हूँ तो मुझे हैबिट है, नहीं तो नहीं होता। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। 37 क्या कह रहा है, इन ट्राइंगल एबीसी एंगल ए 90 डिग्री दिया है, देख के रखा है, एंगल ए 90 डिग्री देख के रखा है, मतलब ऐसे करके है। ये तुम्हारा ए हो गया, तो ये बी और सी होगा। ठीक है, टेन सी की बात कर रहा है, क्या कर रहा है, टेन सी। टेन सी की बात करेगा तो क्या होगा, ये इसके सामने ये अपोजिट हो गया, ये एडजेसेंट हो गया, ये हाइपो हो गया। तो टेन का क्या होता है, अपोजिट अपान एडजेसेंट, मतलब ए बी अपान ए सी हो जाएगा। क्लियर, ए बी अपान ए सी हो जाएगा। अभी यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्या बोल रहा है कि अगर ऐसा कंडीशन है तो टेन सी किसके बराबर होगा, टेन सी किसके बराबर होगा, यही चीज़ें पूछ रहा है। अब देखो किसके बराबर हो सकता है, सिंपल सा है। देखो टेन सी की बात करें, अगर मैं कॉट बी लूँ, क्योंकि कॉट ही टेन बी के ये बराबर कर सकता है, बाकी में तो हाइपोटेनियस आएगा, इसी में आता है। तो ये सीधा सीधा आप लिख दोगे, वही बराबर आ जाएगा। देखो कॉट बी भी लोगे तो ये उसके लिए अपोजिट होगा, और ये एडजेसेंट होगा, तो वही आ जाएगा। एडजेसेंट अपन अपोजिट होता है, तो ए बी अपन ए सी आएगा, तो इसका भी ए बी अपन ए सी आ जाता है, तो यही इसके बराबर है, कॉट बी लिख देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर क्या हो जाएगा, कॉट बी। ठीक है, ध्यान देना टेन का इनवर्स जो होता है कॉट होता है, साइन का कॉसेक होता है, और सेक का कॉस होता है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, अब इसको मैंने क्या कर दिया, सफाई कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 पे। किस पे चलते हैं, 38 पे। देखो दिया है ये 12 साइन थीटा इक्वल टू 4 कॉस थीटा दिया हुआ है। क्या फाइंड आउट करना, कॉट। कॉट का क्या होता है, कॉस अपान साइन होता है। देखिए 12 साइन थीटा है, यहाँ पे 4
कॉस थीटा है। आपको कॉट चाहिए तो साइन को मैंने इधर कर देना है और 4 को इधर कर देना, तो ये 12/4 हो गया, यहाँ पे कॉस अपन साइन हो गया, दोनों के आगे थीटा लगा दो, ये तो कॉट हो गया। कॉट थीटा की वैल्यू 12/4, 12/4 कितना हो जाएगा 3 आ गया, तो 3 आंसर हो जाता है। तो 38 का आंसर क्या आ गया 3 आ गया, 3 आ गया। क्लियर। चलिए अभी ये क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। 39 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सब क्वेश्चन को सॉल्व करके बता रहा हूँ मैं कि ताकि आपके लिए इजी हो सके। क्वेश्चन नंबर 39 देखा है कि टावर ए बी है, देखो ए बी है इस फिगर में, हाइट ऑफ टावर ही बताने हैं। देखो इसमें जो दिया है क्या दिया है, ये हाइपोटेनियस दिया है और एंगल के सामने अपोजिट पूछ रहा है, तो हाइपोटेनियस अपोजिट किस में आता है, साइन में आता है। तो साइन 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, अपोजिट क्या है टावर है ए बी और हाइपोटेनियस क्या है 40 है। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होता है, यहाँ ए बी अपन 40 है, ये 40 इधर डिवाइड में उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीपल हो जाएगा, तो ए बी इक्वल टू क्या आ गया 40/2 कितना आ गया 20 मीटर। तो आंसर क्या आ गया 20 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू कितना हो गया 20 मीटर। ठीक है, सब मीटर में दिया तो मीटर में ही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, अ सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट, कितने पैरेलल टेंजेंट होते हैं, 2 ही हो सकते हैं, 2 ही होंगे, 2 ही होंगे। ठीक है, कैसा मतलब जैसे ये सर्कल है तो एक टेंजेंट यहाँ होगा तो इसके पैरेलल एक यहाँ पे होगा और कहीं पे भी ड्रॉ करोगे नहीं बनेगा, पैरेलल में यही 2 ही हो सकते हैं, तो कितना होगा 2 हो जाएगा। क्लियर, सभी मिटा देता हूँ मैं, लिखना है तो वीडियो को पॉज करके आराम से इसको लिख डालिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 का। द टेंजेंट ऑफ ए सर्कल टचेस इट एट, देखो टेंजेंट सर्कल को कितने पॉइंट पे टच करेगा, तो ये क्वेश्चन तो आपने पहले भी देखे होंगे, एक ही पॉइंट पे सर्कल के ऊपर टेंजेंट हमेशा एक ही पॉइंट पे टच करता है, तो ये भी हमें ध्यान में रहना चाहिए। 41 का आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं, इसका आंसर क्या है, देखिए 42 की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 42, द सर्कल विच हैव टचेस ऑल साइड क्वाड्रिलेटरल, ठीक है क्वाड्रिलेटरल है उनको टचेस कर रहा है। देखो इस तरीके का अगर आपके सामने क्वाड्रिलेटरल आ गया है और सर्कल ऐसे सभी पॉइंटों को टच कर रहा है, देखो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ए बी कितना दिया है 7 दिया है, बी सी कितना दिया है 3 दिया है, सी डी कितना दिया है 4 दिया है, ए डी पूछ रहा है ना, ये ए डी पूछ रहा है। तो देखो इसके लिए मैंने एक टेक्निक बताया था कि अपोजिट जो साइड उनका सम इक्वल टू अपोजिट साइड का, देखो ये ए डी है और इससे जुड़ा है 3 और यहाँ पर है ए बी 7 और ये सी डी 4 है, तो ये ए डी जो है ये 7 4 11 माइनस 3 हो गया, कितना आ गया 8 आ जाएगा। तो ए डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। तो ये आपने ध्यान में रखना है, इसका सम प्लस इसका सम इक्वल टू दिस सम इक्वल टू दिस सम। जब ऐसा कंडीशन हो, जब उसके अंदर सर्कल बना हो और ये क्या कर रहा है टच कर रहा है, सभी पॉइंटों को टच कर रहा हो तब। ठीक है, तो 8 आंसर आ गया। कैसे आया, समझ में आया, समझ में आया, समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए 43 नंबर का क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या बोला, व्हाट इज द कॉमन पॉइंट ऑफ अ सर्कल एंड इट्स टेंजेंट, टेंजेंट और सर्कल के बीच में कॉमन पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट पॉइंट बोलते हैं। तो लिख लेता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर क्या बोलते हैं, कॉन्टैक्ट पॉइंट बोलते हैं, कॉन्टैक्ट पॉइंट बोलते हैं। क्लियर, ये ध्यान दें, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं या कॉन्टैक्ट पॉइंट बोलते हैं। चलिए अभी आ गया क्या, इन द फॉलोइंग फिगर, ए बी को क्या बोलते हैं सीकेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं सीकेंट बोलते हैं। जब लाइन इंटरसेक्ट कर रही हो सर्कल को ना तो उसको बोला जाता है सीकेंट। तो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर क्या आ गया सीकेंट, क्या बोलते हैं सीकेंट बोलते हैं। फटाफट भी क्वेश्चन कुछ तो क्वेश्चन फटाफट हो जाते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर इंस्क्रिप्ट इन ए सर्कल रेडियस 8 दिया है, देखो रेडियस 8 देख के रखा है, क्या बोल के रहा है थोड़ा सा ध्यान देना। फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया बोल रहा है, ये स्क्वायर है इसका एरिया बात कर रहा है। ठीक है, और इसके अंदर सर्कल है, इंस्क्रिप्ट द सर्कल। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का ए बी सी डी का स्क्वायर का एरिया बोला, इनके अंदर इंस्क्रिप्ट अ सर्कल, इसके अंदर स्क्रिप्ट है सर्कल, रेडियस 8 दिख रखा है, ये 8 है तो ये भी तो 8 होगा, तो इसका डायमेंशन कितना होगा 16, ये 16 हो गया तो ये 16 हो गया, तो एरिया क्या होता है 16 इंटू 16, लेंथ इंटू लेंथ होता है, ये कितना हो गया 256 हो गया। तो इसका आंसर 45 का आंसर कितना आ जाएगा 256 हो गया। क्लियर, समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 46 में डायरेक्ट बोला है फॉर्मूला ऑफ द फाइंड द एरिया ऑफ ए सर्कल, क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, डायरेक्ट है पाई आर स्क्वायर क्या होता है एरिया ऑफ सर्कल होता है, और सर्क्यूमफ्रेंस बोलेगा तो 2 पाई आर होता है। ठीक है, पाई, अच्छा सी ऑप्शन भी लिखना पड़ेगा, सी ऑप्शन भी लिख लेते हैं, सी ऑप्शन है पाई आर स्क्वायर। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा,
अच्छे से हम इसको समझेंगे ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। 47 में क्या बोला है, द एंगल सबटेंडेड बाई अ मिनट हैंड क्लॉक एट द सेंटर ऑफ द क्लॉक इन 10 मिनट। देखो एवरी 5 मिनट में 30 का एंगल बनता है, तो ये 10 है, तो 5 इसके अंदर आ रहा है, मतलब 30 इंटू 2 60 हो जाएगा, 60 डिग्री यहाँ पर बना देगा। 47 पे आ गया आंसर, कौन सा है, सी है, और कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। 48 की बात करूंगा तो लेंथ ऑफ माइनर आर्क की बात कर रहा है। देखो माइनर आर्क हो चाहे मेजर आर्क हो, जो उसका एंगल है, ठीक है, क्या होता है, आर्क लेंथ होता है 2 पाई आर थीटा अपन 360 होता है। ये 2 से अगर कट करोगे तो 180 आ जाता है, तो पाई आर थीटा अपन 180 कौन सा है, पहला ही स्टार्टिंग में दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर हो जाता है पाई आर थीटा अपन 180। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 पे देख लेते हैं, क्या बोला 49, इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ द सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल हो। देखो ध्यान दो, क्या बोल रहा है कि 2 पाई आर जो है वो पाई आर स्क्वायर के इक्वल है, ऐसा बोला है। देन रेडियस ऑफ द सर्कल, अब यहीं से देख लो, पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, तो आर इक्वल टू कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, तो 49 का आंसर हो गया 2। ये ध्यान देना कि अगर पेरीमीटर 2 पाई आर होता है और एरिया पाई आर स्क्वायर होता है तो आर की वैल्यू क्या आ जाती है, 2 आ जाती है, तो ये ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कर रहा है, इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज डबल। देखो रेडियस ऑफ द सर्कल डबल कर रहे हो तो एरिया उसका 4 गुना हो जाता है, ध्यान देना, एरिया 4 गुना, क्योंकि स्क्वायर है ना, 2 डबल किया तो 2 आर हो गया, और 2 का डबल 4 आर स्क्वायर हो जाएगा ना, तो 4 गुना हो जाता है, याद रखना, ठीक है। जब भी क्यूब फॉर्मूले में रहे तो उसका क्यूब कर देने का, डबल हो रहा है मतलब 2 गुना 2 टाइम, तो 2 का पावर 3 कर देने का, तो 8 गुना हो जाता है, लेकिन यहाँ स्क्वायर रहता है पाई आर स्क्वायर, तो 4 याद कर लेना इसको, 4 आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करें, क्या बोला था, फॉर्मूला तो फाइंड द क्रॉस कर्व सरफेस एरिया प्लेइंग टॉप। इसका देखो ये हेमिस्फीयर है, इसका क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर हो जाता है, और ये कोन है तो इसका हो जाता है पाई आर एल। अब इन दोनों में पाई आर कॉमन कर सकते हैं, पाई आर कॉमन करेंगे तो यहाँ 2 आर बचेगा, यहाँ एल बचेगा, तो ऐसा कहाँ पर है, पाई आर में 2 आर प्लस एल पहला ही है, पहला ही है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 51 में आंसर हो जाएगा पाई आर, कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है, पाई आर ब्रैकेट में 2 आर प्लस एल हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से हमारा फॉर्मूला बनते जाएगा, फटाफट इसको करते जाएंगे। वहीं हम क्वेश्चन नंबर 52 पे चलते हैं, क्या बोला है, द फॉर्मूला फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ ₹10। देखो कॉइन की बात करेगा तो कॉइन जो बनता है ना वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है, और पूछा क्या है यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया, तो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर इन ब्रैकेट में एच प्लस आर, सी वाला 2 पाई आर इन ब्रैकेट में एच प्लस 2 पाई आर इन ब्रैकेट में एच प्लस आर हो जाता है, ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाता है, और ये कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, सी है। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 53 की बात करूं, 53 क्या बोल रहा है 53, थोड़ा देख लेंगे, यहाँ पर भी फॉर्मूला भी बोला है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की बात किया है, स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, पहला ही ऑप्शन है, तो ए ऑप्शन है 4/3 पाई आर क्यूब। ध्यान से देखना, ठीक है, छोटी सी एक मिस्टेक, यहाँ पर भी 4/3 पाई आर स्क्वायर है, 4/3 देख के इसको गलती से मत टिक कर लेना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। 54 पे चलते हैं, प्राइस ऑफ एन एप्पल रेडियस 3 सेंटीमीटर दिया है और उसका प्राइस 8 है, प्राइस ऑफ एन एप्पल रेडियस 3 सेंटीमीटर और 8 रुपीज़ है, ध्यान देना, रेडियस 3 सेंटीमीटर है और उसका रेडियस अगर 6 सेंटीमीटर हो गया, ध्यान दो, इस क्वेश्चन को तो मैं समझा देता हूँ। देखो पहला अगर 3 सेंटीमीटर रेडियस है, थोड़ा सा देखो, मैं वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ, ये 1 वॉल्यूम, तो 4/3 पाई आर क्यूब होगा, ठीक है, R1 लिख देते हैं। V2 फाइंड आउट करोगे तो उस टाइम पे R2 जो होगा वो क्या होगा, 2R1 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखो R1 की वैल्यू 3 कर दोगे तो 3 2 6 6 हो गया ना, तो यहाँ पर 4/3 पाई, और यहाँ पर मैंने 2R1 का क्यूब कर दिया, तो क्या आ रहा है, देखो ये 2 का क्यूब 8 हो गया, 4/3 पाई R1 क्यूब ऐसे ही आ रहा है, और इसकी वैल्यू अगर 6 है तो 8 इंटू 6 कितना हो जाएगा, सॉरी 8 दाम है तो 8 8 जा कितना हो गया, 64 हो गया कि नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर कितना आ जाएगा, आंसर यूनिट क्यू में रुपीज़ में आएगा ना, रुपीज़ में, हाँ ये दूसरा क्वेश्चन है, रुपीज़ में कितना हो गया 64 रुपीज़, क्लियर। नेक्स्ट 55 देख लो, क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर, ठीक है, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। क्या बोला है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हैविंग रेडियस पाई दे दिया है, देखो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की बात कर रहा है, 4/3 पाई आर क्यूब होगा, रेडियस ही पाई है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, देखो अभी हमने लिखा था v की वैल्यू 4/3 पाई आर क्यूब, अब r जो है वो पाई हो गया, तो 4/3 पाई, और ये भी पाई पे 3 पावर, तो 3 पावर और ये 1 पावर कितना हो जाएगा, 4/3 पाई पे 4 पावर हो गया आंसर।
यूनिट क्यूब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 पे जाते हैं। क्या कह रहा है 56? अच्छा यहाँ पर दिया भी है ना, कौन सा ऑप्शन था? 4/3 पाई 4, ये बी ऑप्शन था, बी लिख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56। ये देखो, ये तो इतनी बार कर चुके हैं कि आपको ये तो याद हो जाना चाहिए। कितना आ जा रहा था? देखो मोड माइनस मीन, यहाँ पे कितना मल्टीपल आ रहा था? 2 आ रहा था। हर बार इसको हमने कई बार करके देख लिया है, तो इसको अगर करोगे तो आंसर आ जाएगा। ये तो याद कर लो, ऐसे क्वेश्चन को तो हमने याद कर लेना है, डायरेक्ट इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 1 मार्क का एक क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्ट इसको याद कर लो। मोड माइनस मीन इक्वल टू मीडियन माइनस मीन कितने टाइम्स होगा? तो 2 टाइम्स होगा, लिख लो इसको, 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 की बात कर लेते हैं। क्या बोला है? फॉर अ डेटा मीडियन इज 20। देखो मीडियन देके रखा है और मीन देके रखा है, मोड पूछ रहा है, तो फॉर्मूला डायरेक्ट है ना, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मीडियन कितना? देखो 3 इंटू 20 माइनस 2 इंटू मीन 10 दिया है, ये हो गया 60, ये हो गया 20, ये आ गया 40। तो आंसर कितना हो गया? 40। ऑप्शन है, हाँ डी ऑप्शन है 40। ठीक है, डी ऑप्शन दिख रहा है। बहुत आसानी से हो सकता है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। हमें लग रहा हो 48 पे चलते हैं, 58 पे चलते हैं। फर्स्ट देखो, मीन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। अब 10 नेचुरल नंबर क्या होगा? देखो 1 2 3 कहाँ तक? 10 तक। अभी ये एन की वैल्यू आपका 10 है, ए की वैल्यू 1 है, डी की वैल्यू सब में गैपिंग 1 है। तो आपको फॉर्मूला क्या निकालना है? मीन ही निकालना है ना, मीन निकालना है। तो देखो एस 10 क्या होगा? 10/2। फर्स्ट टर्म क्या है? 1, लास्ट टर्म क्या है? 11, 10 है। तो कितना हो जा रहा है? देखो 10 इंटू 11/2 कितना हो गया? 55 हो रहा है। 5 11 55। बट आपको तो मीन निकालना है ना, तो सम तुम्हारा 55 आ रहा है और डिवाइडेड बाय टोटल कितने है? 10 है, तो आ गया कितना? 5.5 आ गया। 5.5 ए ऑप्शन है, लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 58 में आंसर कितना हो जाएगा? ये भी तो आप याद ही कर लो, कई सारी चीजें तो हमें याद रखनी होती है। इतना सॉल्व करने के लिए हमारे पास टाइम क्यों इसको बर्बाद करने का? कई सारी चीजें तो हमें याद रखनी है। बाकी तो आपको कॉन्सेप्ट भी पता रहना चाहिए, जरूरी नहीं है कि सब चीजें याद रहे एग्जाम में। कॉन्सेप्ट पता है तो आप फटाफट इसको कर सकते हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 59 पे। क्वेश्चन नंबर 59, क्या आंसर है 59 का? देखो द क्लास मार्क ऑफ द क्लास दे के रखा है। क्लास मार्क क्या होता है? इन दोनों के बीच की वैल्यू 30 + 40 के बीच में 35 होता है, तो 35 आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर 60 की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 60 की बात क्या है? देखो ये समेशन एफ आई एक्स आई दे दिया, समेशन एफ आई दे दिया। मीन की बात करेगा तो मीन का फॉर्मूला ही होता है भाई, समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई। कितना दिया है यहाँ पे? 245 दिया है, और ये कितना दिया है? 100 दिया। 100 से डिवाइड करोगे तो 2.45 आ जाएगा। 2.45 कौन सा है? ये है, लिख दो 2.45। सिंपल सा है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। करेंगे तो आ जाएगा, नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। ठीक है, 61 की बात कर लेते हैं। 61 में क्या बोला है? द विकेट टेकन बाय बॉलर इन 10 क्रिकेट मैचेस बोल दिया है। 10 क्रिकेट मैच हुए हैं, उसमें ये विकेट जो लिए गए हैं बॉलर के द्वारा वो यहाँ पर दिया है। पहले मैच में 2 विकेट लिया, दूसरे में 6, फिर 4 5 4 0 2 1 3 2 3। मोड पूछ रहा है, मैक्सिमम रिपीटेड नंबर क्या है? देखो ये 2 एक बार, 2 बार, 3 बार। अच्छा 2 हो गया। फिर अब कौन सा? 6 एक भी एक ही बार है। 3 2 बार पूछा है, मतलब 2 ही है जो मैक्सिमम टाइम होता है। जो मैक्सिमम रिपीटेड नंबर होते हैं, जो मैक्सिमम रिपीटेड नंबर होते हैं वही होता है मोड। वही क्या होता है? मोड होता है। तो मैक्सिमम रिपीटेड कौन है? 2 है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 61 क्या हो गया? आंसर 2 हो गया। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन है। थोड़ा क्लियर लिखना, ठीक है, एक भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 62 पे आ जाते हैं। क्या बोला 62 में? द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 80 मार्क्स। देखो मार्क्स की बात करेगा तो एक ज़्यादा ही कर लेना, ध्यान देना। आपका टोटल पॉसिबल आउटकम हमेशा जितना मार्क्स होगा उससे एक ज़्यादा होगा, 81 हो जाएगा टोटल पॉसिबल आउटकम, वो नीचे होता है। ठीक है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 80 मार्क्स आउट ऑफ 80 मार्क्स क्वेश्चन पेपर ऑफ मैथ्स इज। तो देखो टोटल पॉसिबल 0 भी तो आ सकता है, 0 भी आ सकता है, तो टोटल पॉसिबल 81 हो गया, और 80 तो एक ही है, तो ए ऑप्शन हो जाता है। ये ध्यान देना कि ए ऑप्शन में थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। आंसर तो लिखा ही नहीं ना, आंसर में कौन सा ऑप्शन हो रहा है? ए ऑप्शन हो रहा है, और आ रहा है 1/81। देखो मार्क्स की कंडीशन में टोटल पॉसिबल आउटकम 81 हो जाते हैं, ये ध्यान में रखना। प्रोबेबिलिटी का, प्रोबेबिलिटी को क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, थोड़ा पेशेंस रख के इसको सॉल्व कर लेना। बार बार इसको करो, बार बार करो, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी? देखो क्या बोला है? कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। नहीं है। देखो ये ऊपर छोटा है, हो सकता है, यहाँ पे 0.7 हो सकता है, 15 कभी भी देखो वो, देखो देखो यहाँ पर देखो कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट की बात कर रहा है कि इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है, थोड़ा सा यहाँ पर इसने
गड़बड़ किया है। क्या दे दिया है, देखो ये 1, ये 15 दे के रखा है, ये भी नहीं होगा, और ये माइनस वाला ये भी नहीं होगा। तो यहाँ भी ये दोनों हो सकते। देखो प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की होती है ना, तो 0 या 0 से बराबर है, इससे बड़ा ये प्रोबेबिलिटी है होगा, या तो 1 से कम होगा या उसके बराबर होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। ये 1.5 होगा तो भी ये बड़ा हो जा रहा है, 0.15 होगा मेरे ख्याल से ये, तभी ये नहीं होगा, नहीं तो ये भी होगा। ये दोनों नहीं है प्रोबेबिलिटी के, दोनों ही नहीं है। तो सी और डी दोनों ऑप्शन लिख सकते हो, बट ये ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा, ठीक है। ऑप्शन सी 15 भी एंड ऑप्शन डी माइनस भी, -1.5 भी, ठीक है। ये ध्यान देना, ये दोनों ही ऑप्शन होगा, हालांकि इसमें कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक होगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। क्या बोला, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज सर्टेन। जब भी कोई फिक्स हो, सर्टेन हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाती है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 आंसर सी ऑप्शन है, 1 आ गया। क्लियर। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन श्योर बोले, सर्टन बोले, उनकी बात वही होती है, 1 हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 पे आ जाते हैं। क्या बोला क्वेश्चन नंबर 66, प्रोबेबिलिटी द सन सेट इन वेस्ट। सन जो है वेस्ट में ही सेट होता है और राइजेज ईस्ट में होता है, तो ये करेक्ट है, ट्रू है, फैक्ट है, तो क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। इसका भी क्या हो गया, 1 हो गया। 67 की बात कर लेते हैं। क्या बोला, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच मेजर डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ द ऑल द ऑब्जर्वेशन। ध्यान दे, देखो आउट ऑफ द फॉलोइंग मेजर, ठीक है, डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के ऊपर ही डिपेंड होता है, ठीक है, ऑब्जर्वेशन के ऊपर ही डिपेंड होता है। कौन सा होता है, मोड होता है। मोड जितने ज़्यादा, जितनी बार रिपीटेड होता है वही वैल्यू मोड में आ जाती है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। 60s देखो थोड़ा सा इसमें हम थोड़ा सा एक बार और देख लेते हैं। क्या बोला है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच मेजर डिपेंड ऑन द वैल्यू। देखो ये ऑब्जर्वेशन के ऊपर डिपेंड है किसी चीज को फाइंड आउट करने का, तो वो ये सी नहीं होगा, ये ए होगा, ये ए होगा, मीन होगा। ये आपको याद कर लेना पड़ेगा, ठीक है। जब भी बोले कि आउट ऑफ द फॉलोइंग विच मेजर डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन के ऊपर डिपेंड हो, ठीक है। हालांकि देखा जाए तो सबके सब ऑब्जर्वेशन के ऊपर ही डिपेंड है, बट ज्यादा डिपेंडेंट मीन होता है, ठीक है, ये याद रखें। क्वेश्चन नंबर 68 पे चलते हैं। क्या बोला है 68, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट मेजर सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। सेंट्रल टेंडेंसी कौन नहीं देता है, तो ये रेंज नहीं देता है ना, बाकी सब देते हैं, मीन, मीडियन, मोड, ये सब देते हैं। रेंज तो कहां से कहां तक है ये बताता है, तो यहाँ डी ऑप्शन हो जाएगा, रेंज। ये ध्यान देना, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, सब के सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। 69 पे चलते हैं। द एबसिस द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द लेस टाइप एंड ऑफ द मोर देन टाइप ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व ऑफ ग्रुप डेटा गिव्स द मीडियन। देखो ध्यान से देख लेना, ये तो सीधा सीधा बता दे रहा है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किस में आ जाती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मीडियन में ही आती है, तो ये चीजें हमें ध्यान में रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर क्या हो जाएगा, आपका मीडियन हो जाता है, ठीक है, ये ध्यान दे देना। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करेंगे, राइट फर्स्ट फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस डी हो एज द फॉलोइंग, ठीक है। तो देखो ए और डी तो दे के रखा है, आपको पता करना है ना, ठीक है, यहाँ आपको क्या करना है, पता करना है, ठीक है। राइट फर्स्ट फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी की बात कर रहा है ना, तो फटाफट देखो 4 टर्म की बात कर रहा है, तो पहला क्या होगा, 41 ही हो जाएगा पहला टर्म, तो आपका देखो यहाँ पे लिख देता हूँ 70 का आंसर, पहला टर्म तो आपका 41 ही हो जाएगा, और डी पॉजिटिव में है तो ऐड करते जाओ, 48 हो गया, 48 में 7 कर दोगे तो 55 हो जाएगा, 55 में 7 ऐड कर दोगे तो 62 हो गया, 4 हो गया ना, इसी तरीके से लिख देना है। एपी के 4 टर्म हो गए, पहले 4। क्वेश्चन नंबर 71 की बात करते हैं। क्या बोला है, राइट फर्स्ट फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी वेयर फर्स्ट टर्म ए कॉमन डिफरेंस डी हो। देखो ए की वैल्यू -3 है, पहला तो यही टर्म हो गया, डी 0 है ना, तो सब वही होगा, -3 ही होगा, -3 ही होगा। ये ध्यान देना, जब डी की 0 है तो जो ए है वही पहला टर्म है, वही दूसरा टर्म है, वही तीसरा टर्म है, वही चौथा टर्म है, वही पांचवा टर्म है, वही सब हो जाता है, ठीक है। वही तो 4 मैंने लिख दिया, 4 ही तो पूछा था। क्वेश्चन नंबर 72 की बात करते हैं। क्या बोला है 72, राइट फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी जिसमें पहला टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है। देखो 84 है, अब माइनस है तो कम करते जाएंगे, जब डी की वैल्यू माइनस हो तो कम करते जाना। 84 इसमें 7 माइनस करो तो कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा, इसमें 7 माइनस के 70, यहाँ 63, 4 टर्म हो गए। तो ध्यान देना, डी की वैल्यू अगर माइनस हो तो माइनस करते जाओ 7। चलो 73 पे आ जाते हैं। क्या दिया है 73 पे, यहाँ पे भी फर्स्ट 4 टर्म चाहिए, ए की वैल्यू -2 है, देखो -2 लिख दिया पहला टर्म, दूसरा -1/2 है, घटेगा, ठीक है। और ध्यान देना, एक तो घट रहा है तो मतलब माइनस में ही जाएगा और छोटा ही होते जाएगा, और कितना है, डी की वैल्यू -2 है,
-1/2 है, मतलब आधा आधा। तो माइनस, जब इसमें देखो माइनस में डी है और ये माइनस वैल्यू है, तो आपका जो वैल्यू आएगा वो और कम आएगा, मतलब और कम की तरफ जाओगे तो इसमें देखोगे a प्लस डी ही होता है ना, तो कितना हो जाएगा, 2 टू 4 -1 -5/2 आ जाएगा, एक -5/2 आ गया, फिर -3 आ जाएगा, फिर -7/2 आ जाएगा। तो ऐसे करते हुए बढ़ता जाएगा। देखो इसमें से इसको माइनस करोगे ना तो ये -1/2 ही आएगा। ठीक है, करके देखें, एक बार चेक कर लेते हैं। -5/2 -2 है तो -5/2 +2 हो जाएगा, 2 टू 4 हो गया, -5 + 4 कितना हो गया, -1/2। सही है, जो हमने किया है वो सही है, लिखा जो है वो सही है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 74 पे चल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 क्या बोला है, फाइंड 30th टर्म। देखो यहाँ से ए आपका 10 दिख रहा है, डी आपका देखो 3 3 घटते जा रहा है, -3 हो गया, और एन की वैल्यू पूछ रहा है, मतलब 30 टर्म पूछ रहा है, तो एन की वैल्यू 30। तो देखो ए 30 = क्या होता है, ए + 29 डी हो गया। ए की वैल्यू आपका 10 है, यहाँ 29 × -3 हो गया। ठीक है, तो 3 9 जा 27, 2 आया, 3 2 जा 6 2 8, कितना आ गया, -77 आ रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, A30 की वैल्यू -77 हो गया। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर, ये भले ही सेक्शन बी दिया है लेकिन आपको 1 मार्क जैसा ही सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 75, सोल्यूशन तो मैं बताऊंगा, सब सोल्यूशन बताऊंगा, बट आपको 1 मार्क का ही 15 टर्म पता करना है ना। तो A15 क्या होता है, A + 14D। ए की वैल्यू देखो 2 है और गैपिंग 5 5 का है, तो ये 14 × 5 70 हुआ, 14 5 जा 70 और ये 2 72, तो आंसर क्या आ गया, 72। क्वेश्चन नंबर 76 की बात करेंगे। क्या बोला है, यहाँ पे डिस्टेंस बोला है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बोला है। तो डिस्टेंस अगर ए बी निकालना है तो क्या होता है, -5 और -1 और +1 हो जाएगा स्क्वायर, प्लस यहाँ पे देखो 7 - 3 का स्क्वायर, यहाँ पर भी 4 का स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पर भी 4 का स्क्वायर हो रहा है, तो 4 स्क्वायर बाहर आ जाएगा 4 और 1 + 1 2 हो जाएगा, 4√2 आ जाएगा। बार बार करेंगे तो हमें आइडिया मिलेगा। डिस्टेंस फॉर्मूला ही तो लगाना है, अब डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं लगाने आ रहा है तो उसको फॉर्मूले को देखो और बार बार प्रैक्टिस करो। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 77 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 क्या होगा, 77 में क्या बोला है, देखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ। बार बार क्वेश्चन को पढ़ोगे ना तो फिगर बन पाएगा। देखो ये हाइट ऑफ टावर है, ठीक है, इसका 30 मीटर डिस्टेंस पे एक कोई पॉइंट है जहाँ से ये टॉप पे देखते हैं ना तो ये एंगल 30 डिग्री बन जाता है। तो ये ए बी जो है हाइट ऑफ टावर, उसको आपको बताना है। ठीक है, तो देखो ये एडजेसेंट एंगल के साथ वाला ये एडजेसेंट है, और ये पूछ रहा है हाइट, हाइट मतलब अपोजिट पूछ रहा है। तो एडजेसेंट और अपोजिट किस में आता है, किस में आता है भाई, 10 में लगा लो। तो 10 अगर मैं 30 यूज करता हूँ तो ये ए बी अपान ए सी होगा। 10 30 की वैल्यू 1/√3, और ये ए बी पता करना है, इसकी वैल्यू 30 दिया है तो ये इधर मल्टीपल होगा। तो ए बी की वैल्यू कितना है, 30/√3। 30/√3 को कैसे करेंगे, √3 का ऊपर नीचे मल्टीपल कर दिए, ऊपर आ गया 30√3 और नीचे आ गया 3 3 10 जा हो गया, तो 10√3 आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, किसका, हाइट ऑफ द टावर पूछा, भी हाइट ऑफ द टावर ही है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 10√3 आ गया, 10√3 आ गया। ठीक है, थोड़े अच्छे से कैलकुलेशन कर लेना। ओके, 10 का फॉर्मूला लगाएंगे तो आ जाएगा, 10 का फॉर्मूला लगाएंगे तो आ जाएगा। क्लियर, 10 का फॉर्मूला लगाएंगे तो आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पहुंचते हैं, 78 पे चलते हैं। क्या बोला है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द ग्राउंड, यहाँ पे देखो ये ग्राउंड है, ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द ग्राउंड विच इज 60 मीटर अवे, मतलब ये 60 मीटर अवे है, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, ये 30 डिग्री बना रहा है। हाइट ऑफ द टावर की बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है, ये ए बी की बात कर रहा है, निकल जाएगा ना सीधा। अभी यहाँ पर 10 30 की 1/√3 हो गया, और ये ए बी अपन ये 60 आ जाएगा, तो ये इधर मल्टीपल होगा कि नहीं, तो 60/√3 का मतलब क्या हो गया, 60√3/3, और 3 20 बार में जाएगा तो 20√3 आ जाएगा। 78 का कितना आ गया, 20√3 आ जाएगा। क्लियर, फटाफट कर लेते हैं, फटाफट फटाफट। क्वेश्चन नंबर 79 पे आ गए। टेंजेंट पी एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल रेडियस 5 सेंटीमीटर है, मीट अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट ए पॉइंट ए सो डैट ओ ए 12 सेंटीमीटर, फाइंड पी ए बोल रहा है। ठीक है, देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम पहले बना लेते हैं। टेंजेंट पी ए है, ठीक है, पी ए है,
बोला है कि पी ए एट अ पॉइंट पी सर्कल ऑफ द रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट ऑफ ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट ए पॉइंट ए। मतलब ये जो है ये ए हो गया, ये ओ हो गया, और ये मेरा एक टेंजेंट हो गया पी पॉइंट। ठीक है, अब ये तो 5 दे दिए हैं, ठीक है, ये 12 दिया है, तो इसकी वैल्यू पूछ रहा है फाइंड द पी ए पूछ रहा है, सॉरी क्या दिया हुआ है भाई, पी ए पूछ रहा है ना, 5 सेंटीमीटर रेडियस दिया है, अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट अ पॉइंट ए, ओके, ओ ए दे के रखा है ना, ओ ए 12 दिया है, ओके, थोड़ा सा क्वेश्चन को हम समझेंगे, ठीक है, रेडियस तो 5 है, ओ ए की वैल्यू 12 दे के रखा है, तो ओ ए टेंजेंट पी ए है, देखो पी ए मान लो ए यहाँ पर है और पी यहाँ पर है, ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा देखो ओ ए जो है, ओ से लेके ए ये पूरा 12 दे के रखा है, इसका मतलब 12 दे के रखा है, ये 5 है, ठीक है, तो पी ए पूछ रहा है कि ये कितना होगा, सिंपल सा है, ये 12 है और ये 5 है, तो ये कितना होगा ये पूछ रहा है ना, ओके, ये 12 है ना, तो कोई नहीं, 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर कर देना, 12 का स्क्वायर 144 और ये 25 माइनस कर देगा तो कितना आ जाएगा, 14 में से 5 गया 9, यहाँ बचा 1 अंडर रूट 119 हो जाएगा, अंडर रूट 11, ये क्वेश्चन पूछा भी है कई बार, 119, ये क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान देना, 79 पे अंडर रूट 119 हो जाता है। फिगर कैसा है एक बार और मैं बना के बता देता हूँ, एक बार और देखो, ये आपका सर्कल है, यहाँ पर ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये आपका ओ है, और ये तुम्हारा हाइपोटेनियस जो 12 दिया है, ये 5 दिया है, तो ये पी ए क्या होगा, पाइथागोरस के अकॉर्डिंग हाइपोटेनियस का स्क्वायर और एक साइड का स्क्वायर करोगे तो दूसरे साइड का निकल जाएगा, अंडर रूट 19 आ जाएगा, लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 80 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 क्या बोला है, इन द गिवन सर्कल पी और पी बी दो टेंजेंट हैं, ए ओ बी की वैल्यू 135 दिया है, तो ओ पी ए की वैल्यू, ओ पी ए ये एंगल की बात कर रहा है, अच्छा दोनों एंगल कितने होंगे, ये 135 है ना, तो 180 में से 135 माइनस करोगे तो कितना होगा, 45 डिग्री होगा, 45 का हाफ कर दो, यही हो जाएगा ओ पी ए की वैल्यू, तो 45 डिवाइड बाई 2 कर दो, 45 डिवाइड बाई 2 डिग्री, कितना 22.5 डिग्री बोल सकते हो, इक्वल टू 1/2 डिग्री, ऐसे करके लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 81 पे चलते हैं, क्या बोला है, द बेस रेडियस एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर आर इक्वल, मतलब जो आर है वही आपका एच है, क्लियर, इफ द रेडियस 7 है मतलब ये दोनों 7 हो गए, फाइंड इट्स वॉल्यूम, सिलेंडर की बात कर रहा है तो सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, इसको मैं रब कर देता हूँ यहीं पे, तो आपको बता देता हूँ ताकि आपको आइडिया मिल जाए, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, 81 का, मतलब आर और एच तुम्हारा 7 हो गया, और पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो पाई आर की वैल्यू 7 स्क्वायर और ये 7, इन सबका मल्टीपल हो जाता है 343 पाई, 343 पाई हो जाता है, आंसर में आ गया 343 पाई, 7 का क्यों 343 होता है, क्योंकि आर और एच दोनों बराबर ही है ना, और 7 सेंटीमीटर तो वैल्यू पुट कर दिया, ठीक है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, यूनिट भी लिखना मत भूलना, काटने के लिए एक भी मौका हमने नहीं देना है, मार्क्स काटने का एक भी मौका नहीं देना है। 82 नंबर का क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर देके रखा है, आर आपका 6 दिया है और थीटा आपका 60 डिग्री दिया है, सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपन 360, पाई आर स्क्वायर मतलब 6 स्क्वायर, थीटा आपका 60 अपन 360 है, ये 60 6 जा हो जाता है, 6 एक कट गया, 6 पाई आ गया कि नहीं, ठीक है, तो 6 पाई हमारा आंसर हो जाता है, तो 6 पाई, और सभी सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर कर लेना। 83 की अगर मैं बात करूँ, रब कर दो भाई, ये समझ में तो आ ही गया, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है ये, ठीक है, चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ, क्लियर। क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट 83 हो गया ना, ये 83 था, कितना आंसर आ गया, अच्छा 83 बाकी है। 83 में क्या बोला था, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस देके रखा, मतलब देखो 2 पाई आर की वैल्यू देके रखा है 44, ठीक है, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट हुज सर्कमफ्रेंस देके, मतलब 2 और ये 22/7 होता है, ये आर होता है, तो ये 22 2 बार में और 2 2 से कैंसिल हो गया, आर की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई, और आपको क्या पूछा है, क्वाड्रेंट का पूछा ना, तो यहाँ थीटा 90 होता है, क्वाड्रेंट मतलब ये 4 पार्ट कर दिया, तो इस एक पार्ट का एरिया बोल रहा है, ये एक पार्ट का एरिया बोल रहा है, तो यहाँ 90 डिग्री बनता है, वही होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपन 360, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो,
यहाँ 22/7, आर की वैल्यू 7 × 7 हो गया, और थीटा 90/360 करोगे तो ये 4 बार में कट गया, ये 7 से 7 कट गया, ये 2 2 जा 8 2 11 हो गया, 11 7 जा 77/2 हो गया। तो इसका आंसर कितना आ गया? 77/2 आ जाता है। ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर कुछ नहीं दिया है, सेंटीमीटर दिया था, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर की बात करेंगे तो क्या होता है, पहले तो इसको रफ कर लेता हूँ। देखो बार बार करोगे तो आ जाएगा, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बोला है 84 का, थोड़ा देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 84 क्या बोला है? एक तो आपने ट्राइंगल बनाया जिसमें ये ओ है 90 डिग्री है, यहाँ पर कोई जगह पे एम और एन लिख लीजिए। बोल रहा है कि एम एन का स्क्वायर जो होगा वो एन ओ का स्क्वायर पाइथागोरस है, सीधा प्रूफ डेट करने के लिए बोला है ना। तो प्रूफ डेट करने के लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम को पूरा प्रूफ करना पड़ेगा। ये 4 मार्क का क्वेश्चन आई थिंक ये पूछ भी सकता है। पाइथागोरस थ्योरम ही प्रूफ करना है, एन ओ का स्क्वायर और एम ओ का स्क्वायर है, पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ करना है। तो इसके लिए एक स्पेशल मैं वीडियो बना दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। वैसे ये वाला है प्रूफ डेट, अगर एबीसी के फॉर्म में तो ये भी पाइथागोरस ही हो जा रहा है। ठीक है, पाइथागोरस प्रूफ करने के लिए तो ये दोनों एक ही टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, भले ही उसका नाम चेंज कर दिया है, एबीसी कर दिया है, दोनों ये पाइथागोरस का मैं प्रमेय एक बार प्रूव करके आपको दिखा दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 84 और 85 आपका क्या होगा सॉल्यूशन, तो उसको पूरा का पूरा आपके पास एक वीडियो होगा, तो वो एक मैं सेपरेट वीडियो बना के आपके पास दे दूंगा। तो ये देखते रहो, और अपने जो दोस्त मित्र हैं जिनके लिए खास ज़रूरी है उनको ज़रूर ये शेयर करें। धन्यवाद।